हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और स्पेशल शॉर्ट्स नोट्स की क्लास, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ गए हैं तो सबसे पहले इस क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ में आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इससे होता क्या है, एक छोटा सा योगदान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और एक महत्वपूर्ण क्लास आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए एनक्लेक्स, नॉर्सेट, एसजीपीजीआई, केजीएमयू, आरआरबी, जीएमसीएच, सीएचओ, स्टाफ नर्स, ऑल इंडिया लेवल पर होने वाले जितने भी नर्सिंग से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, उन सभी के लिए एक स्पेशल शॉर्ट्स नोट्स की थ्योरी आपके समक्ष प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। दोस्तों, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। एक शानदार एनर्जी के साथ में हम आज की शानदार क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, एक पॉजिटिव थॉट के साथ में हम एक प्यारी सी क्लास की शुरुआत करते हैं। इफ़ यू थिंक पॉजिटिव देन पॉजिटिव थिंग्स विल हैपन। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में सकारात्मक विचार आएंगे तो होने वाले जो कार्य हैं वो भी सकारात्मक होंगे। अगर हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार आएंगे तो होने वाले कार्य भी नकारात्मक होंगे। तो हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। तो पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे काम हैं वो जल्दी होते जाएंगे और हमें सही ट्रैक से मेहनत करनी है, अलग अलग जगह नहीं भटकना है। हमें थ्योरी पढ़नी है। एक अच्छी बुक एनक्लेक्स सेलेक्ट कर लीजिए, साथ में एक एमसीक्यू की एक और बुक सेलेक्ट कर लीजिए, उनके प्रॉपर एमसीक्यू को सॉल्व करिए, कहाँ कहाँ कमी रह गई उसे सुधार करिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। निश्चित है एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए दोस्तों, एक प्यारी सी क्लास आपके समक्ष प्रस्तुत है। हम आज की शानदार टॉपिक की शुरुआत करने से पहले दोस्तों एक बार मैं पुनः आपको अवगत कराना चाहता हूँ। क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ में आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। नर्सिंग के विद्यार्थी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस चैनल पर जाना प्लेलिस्ट में, जिसमें आपको स्पेशल शॉर्ट्स नोट थ्योरी के कॉलम मिलेगा। उसमें अभी तक हमारी 53 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं और नेक्स्ट क्लास आपकी ओर अग्रसर हैं। ये सारे टॉपिक अगर आपने पढ़ लिए तो बहुत सी सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी, जो कि अगर आप एम्स एग्ज़ाम दे रहे हो, प्री का एग्ज़ाम है, मेंस का एग्ज़ाम है या अदर नर्सिंग के एग्ज़ाम है, उनमें यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही कारगर होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आपके लिए भी वो यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। इससे पहले हम कार्डियक सिस्टम पढ़ रहे थे, ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें उसमें कवर कर ली थी। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम दोस्तों, जो आपकी ग्लैंड्स होती हैं एंडोक्राइन, उनके बारे में हम जानेंगे और उन ग्लैंड्स के नाम क्या होते हैं, क्या उनके कार्य हैं। पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, ब्रेन में सिचुएटेड ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक बड़ा पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। इसका मेन काम क्या है, रेगुलेट हंगर, हंगर को रेगुलेट करना, थर्स्ट को मेंटेन करना, स्लीप एंड बॉडी टेम्परेचर। परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है, आपके शरीर में बॉडी टेम्परेचर कौन सी ग्लैंड है जो मेंटेन करती है, तो आपको बता देना है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण ग्लैंड है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो आपके शरीर में शरीर का तापमान सुनिश्चित करती है और उसे मेंटेन करके रखती है। चलिए, तो अपना एक प्रश्न तैयार हो गया। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। मस्तिष्क में पाई जाने वाली एक और इम्पोर्टेंट ग्लैंड, जो कि कहाँ पर पाई जाती है, लोअर साइड में पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। दोस्तों, ब्रेन में हम देखेंगे तो पीछे के भाग में पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाएगी। दो प्रकार की ग्लैंड होती हैं दोस्तों, एक होती है आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एक होती है आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। दोनों के अलग अलग हार्मोन हैं और साथ में काम क्या करना है इनका। देखिए दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड के हम सबसे पहले कार्य की बात करें तो रेगुलेट एनर्जी, मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के तीन मेन फंक्शन क्या हैं, सबसे पहले तो एनर्जी को रेगुलेट करती है, दूसरा काम है मेटाबॉलिज्म कराती है, तीसरा काम है हमारे शरीर में ग्रोथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, वो कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम जानते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो दोनों की हम बात करें दोस्तों, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होने वाले हार्मोन के नाम आप लिख लीजिए। एक होता है आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है, ग्रोथ हार्मोन। हम बात करें एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक होता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन बोलते हैं हम इसे।
ठीक है। एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, एक कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है। चलिए और हम बात करें किसकी, एक प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है आपका, एक PRL प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। ऐसे ये मेन इंपोर्टेंट हार्मोन हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट कराए जाते हैं। दूसरी बात करें हम, एक होता है आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके द्वारा सबसे मेन महत्वपूर्ण हार्मोन है वो क्या है, ऑक्सीटोसिन। इसके कार्य की हम बात करें तो ये क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराने के इसके कार्य हैं, वो भी कब, ड्यूरिंग लेबर जो कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम है वो किसका है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कार्य है। तो दोस्तों एक और हार्मोन होता है जो हाइपोथैलेमस के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, उसका नाम है ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसका स्टोर करने का काम किसका है, स्टोरेज कौन करती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ADH हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस के द्वारा सिक्रेट हुआ है उसे स्टोर करेगी और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब ये उस हार्मोन को रिलीज कर देगी। ADH का काम क्या होता है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन कराना। परीक्षा में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न, ADH का मेन काम क्या है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन कराने का काम कौन सा हार्मोन करता है, ADH हार्मोन। तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड के दो भाग हो गए, एक तो एंटीरियर पोस्टीरियर, दोनों के हार्मोन हो गए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम इन चीज़ों को नोट करते चलना। मैं परीक्षा में जब यहाँ से प्रश्न बनेंगे ना तो स्लाइड दिखा दूंगा। अब एक और इम्पोर्टेंट ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड। दोस्तों इसका कार्य क्या है, रिलीज मेलेटोनिन। ये आपकी ब्लड स्ट्रीम में मेलेटोनिन को रिलीज करती है, विच रेगुलेट डेली स्लीप बैकअप साइकिल। कौन सी ग्लैंड है जो मेंटेन करती है, उसका नाम क्या है, पीनियल ग्लैंड। दोस्तों एक हार्मोन का नाम है मेलेटोनिन, विच रेगुलेट डेली स्लीप बैकअप साइकिल। तो डेली स्लीप बैकअप साइकिल है, उसको मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन सा है, मेलेटोनिन, और पीनियल ग्लैंड के द्वारा उसे सिक्रेट किया जाता है। परीक्षा में पूछे जाने वाला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों नेक्स्ट ग्लैंड की हम बात करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात हो गई है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैराथायरॉयड ग्लैंड और थायरॉयड ग्लैंड। तो दोस्तों ये तितली की शेप की जो आपको दिख रही है येलो कलर की, कैसी होती है, बटरफ्लाई शेप होती है। कैसी, बटरफ्लाई शेप की होती है। नेक में ये सिचुएटेड होती है थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड की हम बात कर रहे हैं तो कहाँ पर सिचुएटेड होती है, नेक में सिचुएटेड होती है और बटरफ्लाई शेप की ये होती है। तो दोस्तों इसका काम क्या है, रेगुलेट एनर्जी। इसका मेन काम है वो है रेगुलेट एनर्जी, मेटाबॉलिज्म कराना, और ग्रोथ फैक्टर के लिए सबसे मेन इंपोर्टेंट जिम्मेदार होती है वो थायरॉयड ग्लैंड। शरीर का विकास किस प्रकार से हो रहा है, बॉडी की ग्रोथ के लिए मेन जो फैक्टर है वो कौन सी है, थायरॉयड ग्लैंड है। हम बात करें परीक्षा में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा, दोस्तों थायरॉयड ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होने वाले कौन कौन से हार्मोन हैं। तो हम बात करें सबसे मेन इंपोर्टेंट हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन, जिसे हम बोलते हैं T4 हार्मोन, ट्राई आइडोथायरोनिन हार्मोन जिसे हम बोलते हैं T3 हार्मोन, और एक और सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है कैल्सीटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है दोस्तों, कैल्सीटोनिन हार्मोन। एम्स में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है प्री में कि कैल्सीटोनिन हार्मोन कौन सी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, तो याद रखना दोस्तों थायरॉयड ग्लैंड के द्वारा कैल्सीटोनिन हार्मोन है जो सिक्रेट किया जाता है। तो T3 T4 कैल्सीटोनिन जो आपके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होंगे और ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए और एनर्जी फैक्टर के लिए जिम्मेदार होंगे। चलिए दोस्तों, तो ये तो हो गई हमारी अब थायरॉयड ग्लैंड की बात। अब हम थायरॉयड ग्लैंड का एक और स्मॉल पार्ट होता है जिसमें एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसका क्या कार्य है दोस्तों, हेल्प रेगुलेट कैल्शियम। मेन फंक्शन है इसका कैल्शियम को रेगुलेट करना और फॉस्फोरस को इन द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड में कैल्शियम की मात्रा और फॉस्फोरस की मात्रा पैराथायरॉयड ग्लैंड की निर्भरता के ऊपर डिपेंड करेगी। तो दोस्तों पैराथायरॉयड हार्मोन कम रिलीज होंगे तो कैल्शियम लेवल आपके शरीर में इम्बैलेंस हो जाएगा। दूसरी हम बात करें पैराथायरॉयड ग्लैंड को, परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है, अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड को सर्जिकल मेथड के द्वारा हटा दिया जाए तो बॉडी में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों शरीर में हाइपोकैल्सीमिया मोस्ट कॉमन साइन है जो देखने को मिलेगा। परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है, अगर थायरॉयड ग्लैंड या पैराथायरॉयड ग्लैंड को काट दिया जाए तो शरीर में सबसे मेन जो और कैल्शियम है हमारी बॉडी के लिए और बोन रीअब्जॉर्प्शन के लिए, बोन की स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए कैल्शियम जिम्मेदार होता है। अगर कैल्शियम ही आपकी बॉडी में नहीं रहेगा तो मेन जो देखने को मिलेगा वो क्या रहेगा, हाइपोकैल्सीमिया। ब्लड स्ट्रीम में आपको हाइपोकैल्शियम देखने को मिलेगा। तो हाइपोकैल्सीमिया से रिलेटेड सिम्टम और अनेक सिस्टम फेल हो जाएंगे और अन्य चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए, तो
तो कितनी बात हो गई, एक तो पैराथायरॉयड ग्लैंड की बात हो गई, थायराइड ग्लैंड की बात हो गई। अब हम नेक्स्ट इंपोर्टेंट ग्लैंड की बात करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनता है तो इसको आप नोट कर लेना दोस्तों। एड्रिनल ग्लैंड, इसका मेन काम क्या है, कंट्रोल ग्रोथ, ग्रोथ को कंट्रोल में रखती है। शुगर मेटाबॉलिज्म का कार्य कौन सी ग्लैंड का है, एड्रिनल ग्लैंड का। किडनी फंक्शन और स्ट्रेस मेंटेनेंस का काम किसका है, एड्रिनल ग्लैंड का। दोस्तों ये आपकी जस्ट किडनी के ऊपर पाई जाती हैं, एड्रिनल ग्लैंड सटी हुई किडनी के पास में पाई जाएंगी। इनका मेन काम क्या है, कंट्रोल ग्रोथ, शुगर मेटाबॉलिज्म, किडनी फंक्शन और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। दोस्तों परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन कौन से होते हैं, तो एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन दोनों हार्मोन हैं जो फाइट और फ्लाइट। एक फाइट मतलब आपको भागना है, क्या करना है, भागना है। फ्लाइट मतलब आपको भागना है और फाइट मतलब आपको लड़ना है, किसी से लड़ना है। तो लड़ने और भागने के दौरान दो हार्मोन होते हैं, एक एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, जिन्हें फ्लाइट और फाइट हार्मोन बोलते हैं दोस्तों। तो इन दोनों को आपको विशेष ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है। एक और महत्वपूर्ण आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, वो कौन सी है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज दोस्तों इसका मेन फंक्शन क्या है, एड इन द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन डाइजेस्ट कराने के लिए, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोड्यूस इंसुलिन एंड कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। इसके अलग अलग कार्य हैं, ये फैट का डाइजेशन कराएगी, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराएगी, ठीक है दोस्तों, प्रोटीन का डाइजेशन करेगी और इसमें सब्सटेंस ऐड कर देगी। साथ में इसका मेन काम क्या है, प्रोड्यूस इंसुलिन टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। तो परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है, इंसुलिन सिक्रेट किसके द्वारा होता है, तो पैनक्रियाज का काम क्या है, इंसुलिन का सिक्रीशन करना। क्या, इंसुलिन का सिक्रीशन करना। तो दोस्तों पैनक्रियाज की एक बीटा सेल्स होती है जो कि क्या करती है, आपके शरीर में इंसुलिन ब्लड स्ट्रीम में छोड़ती है। इंसुलिन जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में छोड़ेगा तो ग्लूकोज का जो इम्बैलेंस लेवल है वो इंसुलिन के द्वारा लेवल में लाया जाएगा और ग्लूकोज को एनर्जी के रूप में हम बॉडी में यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ग्लूकोज मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार कौन सा है, इंसुलिन, जो कि पैनक्रियाज की बीटा सेल्स के द्वारा रिलीज होता है। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। अगर यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप इसको ध्यान रखना। ओवरीज की हम बात करें तो परीक्षा में पूछे जाने वाला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, ओवरी क्या है, एक फीमेल ग्लैंड है। दोस्तों आपके शरीर की ओवरीज के द्वारा एक ओवम सेल बनती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। शरीर के सबसे बड़ी सेल ओवम सेल होती है, परीक्षा में पूछा जाता है। ओवम क्या होती है, शरीर की सबसे बड़ी सेल्स होती है जो कि ओवरीज के द्वारा छोड़ी जाती है। इसके द्वारा दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक तो कौन सा होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन, और एक होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। दो फीमेल हार्मोन हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि ओवरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। एक और परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया जाए तो दोस्तों टेस्टिस के द्वारा सिक्रेट होने वाले मेल हार्मोन का नाम बताइए। इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, जो कि आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, अब एक टॉपिक हमने पढ़ लिया, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, इनके हार्मोन्स के नाम और इनके ग्लैंड्स के क्या फंक्शन हैं। इसी से आधारित कुछ बीमारियां हैं जो कि आपके शरीर में हो जाती हैं। कौन सी ग्लैंड है जिसके डिसफंक्शन की वजह से कुछ बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं, उनके बारे में से एक इम्पोर्टेंट बीमारी है, वो क्या है, डायबिटीज। दोस्तों ये बहुत ही घातक और बेकार बीमारी है। दोस्तों हम बात करें डायबिटीज कितने प्रकार की होती हैं, तो डायबिटीज फर्स्ट और डायबिटीज दो प्रकार की होती हैं। हम सिम्टोमेटिकली हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, परीक्षा में पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न, डायबिटीज को पढ़ने से पहले हम एक चीज पढ़ लेते हैं। एक तो होता है आपका पैनक्रियाज। क्या होता है, पैनक्रियाज आपके शरीर की एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। हाउ द पैनक्रियाज वर्क विथ फूड, जब आपने खाना खाया है, एक मरीज है जिसने खाना खाया है, तो उसके साथ में पैनक्रियाज कैसे कार्य करेगा। अब हमने खाना खा लिया है तो डाइजेशन सिस्टम के थ्रू हमारे पेट में भी जाएगा वो। तो सबसे पहले हमने कंज्यूम फूड किया, कंज्यूम फूड करते ही क्या करेंगे, ब्लड शुगर इंक्रीज। हमारी बॉडी में क्या होगा, जो ब्लड बॉडी की हम बात करें तो बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तब कारण क्या बनेगा दोस्तों, दिस कॉज द पैनक्रियाज टू रिलीज इंसुलिन। जब हमारी शरीर में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो बॉडी ऑटोमेटिक पैनक्रियाज के थ्रू क्या करती है, इंसुलिन सिक्रीशन कराने का कार्य करती है। जैसे ही बॉडी में इंसुलिन सिक्रेट होगा, ग्लूकोज को डाइजेस्ट करेगा और हम उसे एनर्जी की यूज ले लेंगे और आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा दोस्तों। तो इंसुलिन पुट्स शुगर एंड पोटेशियम इनटू द सेल्स। तो इसके दो कार्य हो गए, इंसुलिन क्या करेगा, शुगर्स को डाइजेस्ट कर देगा और पोटेशियम को सेल्स में
छोड़ देगा, जिससे क्या है आपका सोडियम पोटेशियम लेवल दोनों मेंटेन रहते हैं। और इंसुलिन की हम बात करें तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर देगा और शुगर लेवल को आपके बॉडी में मेंटेन करके रखेगा। एक कंडीशन हो गई, आपने जब खाना खाया उस दौरान पेनक्रियाज क्या करेगा, शुगर लेवल जैसे ही बढ़ेगी पेनक्रियाज इंसुलिन को रिलीज कर देगा और आपकी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन कर लेगा। दूसरा बनेगा यहाँ से एक पेनक्रियाज है, केस नंबर 2 पेनक्रियाज है, हमने कोई खाना नहीं खाया है, क्या खाना नहीं खाया है, उस दौरान पेनक्रियाज कैसे कार्य करेगा। तो नो फूड, हमने कोई खाना नहीं खाया, पेनक्रियाज बैकअप प्लान। अब पेनक्रियाज का भी कुछ दूसरा काम होता है, वो रेस्ट तो करके नहीं बैठा। अब क्या होगा, हमारी बॉडी में ग्लूकागोन हार्मोन इज रिलीज्ड। दोस्तों हमारे शरीर में एक ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज होगा, ब्रेक डाउन स्टोर ग्लूकोज। तो दोस्तों इस ग्लूकागोन हार्मोन का काम का होता है ग्लूकोज को तोड़ना। ग्लूकोज कहाँ पर स्टोर होती है, लीवर में स्टोर होती है। कहाँ पर स्टोर होती है, लीवर में। अब ग्लूकागोन हार्मोन जब रिलीज किया जाएगा तो ये क्या करेगा, इस स्टोर फॉर्म में, कौन से स्टोरेज फॉर्म में जो ग्लूकोज होती है उसे तोड़कर किस में कन्वर्ट कर देता है, एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें जब हमने खाना नहीं खाए रखा है उस दौरान एनर्जी कब मिलेगी, लीवर में जो सीक्रेट ग्लूकोज है उसको ग्लूकागोन हार्मोन के द्वारा क्या कर दिया जाता है, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होगा, हमें एनर्जी मिल जाएगी। तो ब्रेक डाउन स्टोर ग्लूकोज ग्लूकोगोन इन द लीवर। दोस्तों जो लीवर में स्टोर्ड आपकी जो ग्लूकोज है उसको तोड़ दिया जाएगा और ग्लूकोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जिससे क्या होगी, आपके ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज मिल जाएगी और हमें एनर्जी मिल जाएगी। तो दो प्रकार से यहाँ पर आपका पेनक्रियाज काम करता है, जिसको आपने समझ लिया। चलिए अब हम बात करते हैं, दो प्रकार की डायबिटीज होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज की, देन हम बात करेंगे टाइप डायबिटीज 2। इसमें हम बात करें टाइप 1 डायबिटीज की। सबसे पहले दोस्तों नो इंसुलिन प्रोडक्शन, पेनक्रियाज के द्वारा यहाँ पर इंसुलिन प्रोडक्शन रुक जाता है। क्या हो जाता है, कोई इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होता है। टाइप 1 भी है, नो 1, तो क्या होगा, इंसुलिन प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं होगा। अब इसकी पैथोलॉजी के हम बारे में बात करें, सबसे पहले हमें डायग्नोस कहाँ पर होता है, चाइल्डहुड कंडीशन में ही डायग्नोस हो जाता है, कॉल्ड बाय ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स। इसका कारण क्या है, ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स के कारण होता है। द सेल्स, ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स क्या होता है, आपकी बॉडी में ही एक एंटीबॉडी बन गई है जो क्या करेगी, हमारे शरीर को क्षतिग्रस्त पहुंचाने का कार्य करेगी। इसकी वजह से क्या होगा, आपके पेनक्रियाज प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा और प्रॉपर इंसुलिन नहीं बनेगा। इंसुलिन न बनने के कारण हमारे शरीर में ग्लूकोज क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा और ग्लूकोज लेवल का बढ़ना ही क्या कहलाता है, डायबिटीज कहलाता है। ग्लूकोज लेवल का बढ़ना ही डायबिटीज कहलाता है। अभी हम आगे और पढ़ेंगे इसको अच्छे से। दोस्तों हम बात करें, द सेल्स आर स्टार्ट ऑफ ग्लूकोज सिंस देयर नो इंसुलिन इज ब्रिंग टू द सेल्स। तो दोस्तों क्या होता है, ग्लूकोज का स्टारवेशन नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है, आपके शरीर में ग्लूकोज लेवल तो बढ़ जाएगा और इसका मेन कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पर इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। द सेल्स ब्रेक डाउन प्रोटीन एंड फैट इनटू द एनर्जी कॉजिंग कीटोन्स बिल्डअप एंड आपके शरीर में कंडीशन हो जाएगी एसिडोसिस। देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपके शरीर में क्या हो रहा है, ग्लूकोज की लेवल आपकी बढ़ गई है। तो हमारे शरीर को ज़रूरत किसकी है, एनर्जी की। एनर्जी हमारी बॉडी में नहीं मिल रही है, उस दौरान क्या करेंगे, हमारे शरीर में जो प्रोटीन और फैट होता है, क्या होता है, प्रोटीन और फैट, इनको क्या कर दिया जाता है, सेल्स के द्वारा पचा दिया जाता है और इनके द्वारा प्रोटीन के और फैट के डाइजेशन से जो अम्ल बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड्स। क्या होते हैं, एसिड होते हैं, कीटोन बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें, कीटोन बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारी शरीर में एसिड का लेवल बढ़ जाता है। तो दोस्तों कारण यहाँ से देखिए, ग्लूकोज की मात्रा तो ज़्यादा हो गई है, ग्लूकोज का डाइजेशन होगा जब हमें एनर्जी मिलेगी। अब हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो कहाँ से लाएंगे, तो प्रोटीन और फैट्स के द्वारा हमारी जो सेल्स हैं बॉडी की क्या करेंगी, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करेंगी और उनको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगी, जिससे क्या है हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन होता क्या है, अमाइनो एसिड हमारे शरीर में कीटोन बॉडी बिल्डअप धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, बढ़ने के कारण एक कंडीशन बन जाती है जिसे हम बोलते हैं एसिडोसिस। एसिडोसिस क्या होता है, आपकी पीएच लेवल क्या होना, डिक्रीज होना और एसिड का आपकी बॉडी में बढ़ना, इस टर्म को बोलते हैं हम एसिडोसिस। तो दोस्तों एक फंडा हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया, टाइप 1 डायबिटीज जिसमें इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होता है, कंडीशन एसिडोसिस देखने को मिलती है। कारण क्या हो गया, क्योंकि वहाँ पर ग्लूकोज का डाइजेशन ना होके किसका डाइजेशन हो रहा है,
फैट और प्रोटीन का, और फैट और प्रोटीन के डाइजेशन से हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड्स के लेवल बढ़ गए हैं। तो दोस्तों एक कंडीशन रहती है टाइप फर्स्ट डायबिटीज एब्रप्ट, कैसे होती है? अचानक से होती है। कैसे होती है? अचानक से बच्चे में देखने को मिलती है। और जब हम इसे डायग्नोस कर लेते हैं तो किस प्रकार से हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो डॉक्टर इसका प्लान करते हैं दोस्तों। तो टाइप फर्स्ट डायबिटीज को सिर्फ हम इंसुलिन लगाकर ही ठीक कर सकते हैं। हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है तो उसे आप किससे ठीक कर सकते हो? सिर्फ इंसुलिन लगा के ही ठीक कर सकते हो। इसे हम कैसे देंगे? इंसुलिन ओनली ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विल नॉट वर्क फॉर दिस पेशेंट। इसको हम ओरली कोई सी भी हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, मतलब शुगर को कम करने वाले एजेंट, हम मुंह से नहीं दे सकते, क्योंकि इसे सिर्फ इंसुलिन को जिसे हम सबक्यूटेनियस रूट या आईवी रूट से हम इसे देंगे। इंसुलिन कितने प्रकार के होते हैं इसी क्लास में हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट फॉर लाइफ। तो दोस्तों टाइप फर्स्ट डायबिटीज जब तक ये बीमारी रहने वाली है लाइफ टाइम तक इंसुलिन उसको चलेगा, तो इसलिए हम इसे इंसुलिन डिपेंडेंट बीमारी भी बोलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। तो दोस्तों कॉम्प्लिकेशन की हम बात करते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है जो टाइप फर्स्ट डायबिटीज के साथ में देखने को मिलता है। तो दोस्तों मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो कौन सा है? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो दोस्तों अभी हमने देखा ग्लूकोज के डाइजेशन ना होने की वजह से क्या है, हमारे शरीर में एक तो बढ़ गई है ग्लूकोज की मात्रा, अब हमें एनर्जी चाहिए, तो हमारी बॉडी की सेल्स फैट और प्रोटीन को क्या करती हैं? डाइजेस्ट करती दी हैं। किस लिए? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, और एक इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं टूट के एसिड्स में, जिससे हमारे शरीर में एसिड की लेवल बढ़ जाती है। तो डायबिटीज ग्लूकोज के साथ में बढ़ना एसिड का, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। एब्रप्ट को हम बोलते हैं ये कैसे होती है? अचानक हमें देखने को मिलती है। क्या क्या पैथोलॉजी है दोस्तों? नॉट इनफ इंसुलिन, पेनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है जितनी हमें जरूरत है। तो हमारे शरीर में वेरी ब्लड शुगर क्या होगा? शुगर लेवल क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से सेल्स ब्रेक डाउन प्रोटीन फैट इनटू द एनर्जी। जो हमारी सेल्स हैं वो तोड़ देंगे प्रोटीन और फैट्स को, एनर्जी के रूप में हम यूज करेंगे, जिससे कीटोन बिल्डअप होंगे। ये कंबाइनली किससे होते हैं? एसिड्स के बने होते हैं, और कंडीशन बन जाती है शरीर में एसिडोसिस। क्या बोलते हैं दोस्तों? एसिडोसिस। चलिए दोस्तों जिसे कीटोसिस एसिडोसिस साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे। हाइपरगैल्सीमिया, एसिड्स के लेवल हमें इंक्रीज देखने को मिलेंगे। क्या होगा? एसिड सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया की हम बात करें तो इंक्रीज शुगर लेवल, डिहाइड्रेशन बॉडी में रहेगा, कुस्माल रेस्पिरेशन। तो दोस्तों क्या होता है कुस्माल रेस्पिरेशन? डीप रैपिड ब्रीथिंग। कैसी? डीप लेवर्ड ब्रीथिंग को हम क्या बोलते हैं? कुस्माल रेस्पिरेशन, जो कि कब देखने को मिलता है? मेटाबॉलिक, कौन सी कंडीशन देखने को मिलता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में हमें कुस्माल रेस्पिरेशन देखने को मिलती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब देखने को मिलेगा? टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस में। टर्म क्या रहेगी? पीएच क्या हो जाएगी इसकी? लो। बाइकार्बोनेट लेवल भी क्या हो जाएगा? लो। और जो आपकी CO2 है उसका भी कम एलिमिनेशन होगा, तो बाइकार्बोनेट ये भी क्या हो जाएगी? लो मात्रा में। ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े से बाहर आ जाएगी, पीएच लो हो जाएगा, बाइकार्बोनेट भी डिक्रीज रहेगा, और CO2 की भी शरीर में कमी आ जाएगी। इस टर्म को बोलते हैं हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार के साइन एंड सिम्टम कुस्माल रेस्पिरेशन के साथ में आपको देखने को मिलेगी। एसिड ब्रीथ कैसी देखने को मिलेगी? फ्रूटी ब्रीथ। परीक्षा में पूछा जाता है, एक पेशेंट आपके वार्ड में आया है जिसकी शुगर लेवल बढ़ी हुई है, डिहाइड्रेटेड है, एसिडोसिस है, कुस्माल रेस्पिरेशन है और एसिड ब्रीथ है, तो बताइए सिम्टमों के आधार पर कौन सी बीमारी होगी? तो क्या बोलेंगे हम? टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस। टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस ये साइन एंड सिम्टम के साथ में देखने को मिलेगी। दोस्तों अब हम इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से करेंगे दोस्तों? तो ट्रीटमेंट क्या था? सिर्फ हमारा इंसुलिन ओनली, आईवी इंसुलिन देंगे दोस्तों। क्या देंगे? आईवी इंसुलिन मरीज को चालू करेंगे, जिससे क्या बड़ी शुगर कंट्रोल में आए। फ्लूइड रिप्लेसमेंट हम करेंगे, और हमारी बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है उसे हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, तो 3 काम हो गए। हमने आईवी इंसुलिन लगा दिया, फ्लूइड लगा दिए, और जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है उसको भी हमने ठीक कर दिया। अब हम बात करते हैं किसकी? टाइप 2 डायबिटीज की। अब बात हो गई टाइप फर्स्ट की, ऐसे हम बात करते हैं टाइप 2 की। कंडीशन क्या होती है दोस्तों? डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन
और प्रोसेस बेड इंसुलिन दैट। अब यहाँ पर क्या होगा, इंसुलिन तो क्या होगा, सिक्रेट होगा, लेकिन इस इंसुलिन का कोई फंक्शन नहीं होगा, ये पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं बेड इंसुलिन। इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन हमारे शरीर में ग्लूकोज को क्या है, पचा नहीं पा रहा है, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से हमारे शरीर में क्या है, ग्लूकोज की मात्रा ब्लड स्ट्रीम में बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से हमें देखने को मिलेगा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। अब दोस्तों, अब कंडीशन देखो, इसकी पैथोलॉजी क्या रहेगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन कितना भी बने पर हमारे शरीर में जितनी भी शुगर बढ़ी हुई है उस पर इंसुलिन कार्य नहीं करेगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इंसुलिन रेसिस्टेंस इसे बोलते हैं। इंसुलिन के जो रिसेप्टर हैं वो बोर्न आउट और नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, कार्य नहीं करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, ऑनसेट यूजुअली एन एडल्ट, ये किसमें होती है, एडल्ट्स में होती है। परीक्षा में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न, इज ड्यू टू पुअर डाइट। और इसके कारण क्या है, लंबे समय से आप पुअर डाइट ले रहे हो, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है आपकी और आप मोटे हैं, तो ये कारण भी क्या हो सकता है, आपकी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस कोज कर सकता है। इसकी सबसे मेन भूमिका है। तो दोस्तों, हमें अच्छा खाना खाना है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से हमें बचना है, ओबेसिटी है तो जिम में जाइए, एक्सरसाइज कीजिए दोस्तों, पड़े पड़े रहने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में बन रहा है पर इसका कोई कार्य नहीं है, इसके फैक्टर बिल्कुल कोई कार्य नहीं कर रहा है, इसकी वजह से क्या है, आपकी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस कंडीशन हो गई टाइप 2। चलिए अब हम बात करते हैं इसके ऑनसेट पीरियड की। दोस्तों, ये होता कैसे है, ग्रेजुअली, ये एकदम से नहीं होता, ये कैसे होता है, धीरे धीरे हमारी बॉडी में ये बीमारी पनपती है। इसके ट्रीटमेंट की हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले तो क्या है, आपकी डाइट सुधार लीजिए, दूसरा आप एक्सरसाइज कीजिए, और हम इसको कौन कौन से एजेंट देंगे दवाई के रूप में, एक तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट टैबलेट के फॉर्म में आती है, मेटफॉर्मिन टैबलेट आती है, अलग अलग डोज की, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है किस प्रकार से हमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट को देने हैं। पॉसिबली इंसुलिन जरूरत हमें पड़ती है तब हम उसे इंसुलिन भी लगाएंगे। अब हम बात करें साइन एंड सिम्टम, कंबाइंड रूप से टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज हम कब बोलेंगे क्लियर रूप से, तो चलिए हम दोनों के साइन एंड सिम्टम देख लेते हैं। एक तो साइन एंड सिम्टम इसके पर्सनल हो गए, ट्रीटमेंट के आधार पर हमने इसका ए भी देख लिया। अब इसके देखिए प्रॉपर्ली हम इसके साइन एंड सिम्टम की बात करें तो आप हाइपरग्लाइसीमिया कब कहेंगे, आपकी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में शुगर का लेवल कितना देखने को मिलेगा दोस्तों, 115 से आपकी शुगर बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। और HbA1c, कौन सा, HbA1c आपके शुगर टेस्ट के लिए हम करके देखेंगे इसको। अगर HbA1c की वैल्यू 6.5 से बढ़ी हुई देखने को मिल रही है तो हम इसे क्या बोलेंगे, DM डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट बोलेंगे, और शुगर लेवल आपकी बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। चलिए अब यहाँ पर आपके 3 क्लासिकल साइन हैं जो कि एक DM पेशेंट के साथ में देखने को मिलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया के साथ में देखने को मिलते हैं। वो 3P से याद रखना है आपको, एक निमोनिक है 3P। इसमें पहला कौन सा है, पॉलीयूरिया, एक्सेसिव पीइंग। दोस्तों क्या होगा, ज्यादा मात्रा में यूरिन का पास आउट होना, क्या होगा, पॉलीयूरिया। पॉलीडिप्सिया, एक्सेसिव थर्स्ट, ज्यादा मात्रा में क्या लगना, आपको प्यास लगना, ज्यादा मात्रा में यूरिन पास आउट होगा तो जल्दी जल्दी आपको प्यास लगेगी। पॉलीफीजिया, एक्सेसिव हंगर, बहुत ज़्यादा क्या लगेगी, भूख आपको लगेगी। तो ये 3 क्लासिकल साइन हैं जो कि हाइपरग्लाइसीमिया के साथ में देखने को मिलते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स ब्लड शुगर लेवल का आपका 115 mg/dl से ज़्यादा बड़ा रहना, या HbA1c वैल्यू की बात करें तो कितने, 6.5 से ज़्यादा मात्रा में बढ़ी हुई रहना। तो ये हमारी क्या हो गई, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस की बात हो गई। अगर ये कंटिन्यूस बनी रहें तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज मेलाइटिस के साथ में देखने को मिलते हैं। वो कौन सा है, सबसे पहले नेफ्रोपैथी, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, रीनल फेलियर, किडनी का प्रॉपर फंक्शन ना करना। क्या, किडनी प्रॉपर का फंक्शन नहीं करेगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा, पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा। किडनी और कम यूरिन भी सिक्रेट कर सकती है, तो किडनी का फंक्शन ना करना, नेफ्रोपैथी। रीनल फेलियर, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, मतलब अगर आपको लंबे समय से मैनेज नहीं किया गया शुगर को तो हमें नेफ्रोपैथी, किडनी फेलियर जैसी कंडीशन से गुजरना पड़ेगा। नर्व्स डैमेज हो जाएंगी, रीनल न्यूरोपैथी, क्या,
रीनल न्यूरोपैथी, लॉस ऑफ सेंसेशन, हम सेंसेशन फील करना कब खो देंगे या नहीं कर पाएंगे। आई डिफेक्ट, रेटिनोपैथी, आई भी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगी। और हार्ट में हाइपरटेंशन, बीपी का बढ़ना, और एथेरोस्क्लेरोसिस, प्लेक फॉर्मेशन, प्लेक फॉर्मेशन आपकी बॉडी में देखने को मिलेगा। इसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आने के खतरे रहते हैं, एमआई आने का खतरा रहता है, एंजाइना जैसे हमें स्ट्रेस सिम्टम्स नज़र आते हैं पेशेंट में। तो ये आपके क्या हो गए लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से पूछ लिया जाए तो नेफ्रोपैथी, रीनल न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी और हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस बीएम फर्स्ट और सेकंड के साथ देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम शुगर की बात कर रहे हैं तो दो चीज़ों की हम बात कर लेते हैं। एक तो होता है आपके शरीर में शुगर का कम होना और एक होता है आपके शुगर का बढ़ना, हाइपरग्लाइसीमिया, और एक होती है टर्म हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपर मीन्स इंक्रीज द शुगर लेवल इन द बॉडी, एंड हम बात करें हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल डिक्रीज इन द बॉडी, शुगर लेवल डिक्रीज इन द बॉडी या ब्लड स्ट्रीम में शुगर का कम होना या शुगर का बढ़ना, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। टू टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जाम, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न दोस्तों। हाइपरग्लाइसीमिया की सबसे पहले हम बात करें तो नॉर्मल शुगर को आप जान लीजिए कितनी होती है, 70 से लेके 110 mg पर DL, 70 to 110, कितना 110 mg पर DL, ये आपकी क्या है नॉर्मल वैल्यूज है। नॉर्मल वैल्यू अगर परीक्षा में पूछ ली जाए तो आपको याद रखना है दोस्तों। अगर ये आपका ब्लड शुगर लेवल 200 mg पर DL से ज़्यादा हो जाए ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे ये आपका हावर टू डेज में बदल गया है और कंटिन्यूस इतना शुगर लेवल आपकी बॉडी में बना हुआ है, टर्म बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब आपके ब्लड में शुगर की मात्रा 200 से ज़्यादा बढ़ी हुई है, इस टर्म को बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। दूसरी कंडीशन बनती है हाइपोग्लाइसीमिया, इसमें क्या होगा ब्लड में डिक्रीज शुगर लेवल, वो भी कितना, नॉर्मल कितना होता है 70 से 110, 70 से भी कम हो जाना क्या होगा हाइपोग्लाइसीमिया। हैपन सडनली, अचानक से देखने को मिलता है, शुगर लेवल अचानक से कम होता है और ब्लड शुगर लेवल बढ़ता कैसे है, धीरे धीरे बढ़ता है, कुछ घंटों में कुछ डेज में। तो हमें ये मरीज होते हैं इनको 15 मिनट में हमें इसको चेक करते रहना है भैया, जब अस्पताल में भर्ती है तो, और घर पर है तो फॉलोअप कराते रहिए। अब हम बात करें द ब्रेन नीड ग्लूकोज, नो ग्लूकोज कॉज ब्रेन डेथ। अगर हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट हमारे वार्ड में आया है और उसकी शुगर 70 mg पर DL से कम है तो दोस्तों हमारे ब्रेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ब्रेन के लिए जिम्मेदार क्या है, ग्लूकोज, एनर्जी चाहिए उसे, ग्लूकोज चाहिए। अगर उसको ग्लूकोज नहीं मिलेगी तो आपका ब्रेन डेथ हो जाएगा, ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, इसकी वजह से हमें क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है और मृत्यु भी हो सकती है। तो हमें हाइपोग्लाइसीमिया वाले पेशेंट को मोस्ट कॉम्प्लिकेशन मानते हैं इसे, जो हमें डेथ के लिए जिम्मेदार रहेगा। तो हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट जैसे ही आए तो उसका मैनेजमेंट हमें बहुत जल्दी चालू करना रहता है, डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दीजिए और उसका एज सून एज पॉसिबल उसका ट्रीटमेंट चालू करा दीजिए। चलिए हम बात करते हैं हाइपरग्लाइसीमिया का एक पेशेंट है जिसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। पॉलीयूरिया, इंक्रीज यूरिन इन द बॉडी, पॉलीडिप्सिया, ज़्यादा पसीना आएगा दोस्तों, पॉलीफेजिया, हम बात करें ज़्यादा भूख लगेगी, हॉट एंड ड्राई स्किन देखने को मिलेगी, ड्राई माउथ, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होना, फ्रूटी ब्रीथ, जब वो सांस ले रहा होगा तो फ्रूट के जैसे स्मेल आएगी, डीप एंड रैपिड ब्रीथ देखने को मिलती है, नम्बनेस एंड टिंगलिंग देखने को मिलेगी हाथों में, स्लो वुंड हीलिंग होगी। अगर परीक्षा में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है दोस्तों, जिसकी शुगर बढ़ी हुई है, डायबिटीज मेलाइटिस का मरीज है, उसके घाव धीरे धीरे क्यों बढ़ते हैं, धीरे धीरे क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें इस पेशेंट की स्लो वुंड हीलिंग होती है, धीरे धीरे उसके जो घाव हैं वो बढ़ते हैं। इसका मेन कारण क्या है, डायबिटीज मेलाइटिस। विजन चेंजेस देखने को मिलेंगे, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में हमें विजन चेंजेस देखने को मिलता है, रेटिनोपैथी हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए हम अब साइन एंड सिम्टम हाइपोग्लाइसीमिया के देख लेते हैं। किसके, हाइपोग्लाइसीमिया के दोस्तों। कूल एंड कामी स्किन देखने को मिलेगी, ठंडी स्किन। हम बात करें स्वेटिंग, डायोफोरेसिस, पसीना आएगा उसको, पाल्पिटेशन, हम पाल्पेट करेंगे तो हमें धड़कनें और तेज सुनाई देंगी, फटेग, वीकनेस देखने को मिलेगी, कंफ्यूज रहेगा मरीज, हेडेक हो रहा है उसको, सेकिनेस देखने को मिलेगी, इनएबिलिटी टू अराउज फ्रॉम स्लीप, कैन लीड टू कोमा, यहाँ पर कोमा में जाने के खतरे भी बढ़ जाते हैं क्योंकि ब्रेन डेथ हो चुका है, बिल्कुल उसे होश ही नहीं रहता है क्योंकि शुगर लेवल हो गई है भैया शरीर में 70 से कम, हाइपोग्लाइसेमिया में चला गया है। अब हम इसकी कोजेज की बात कर लेते हैं।
कॉजेज की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या, हाइपरग्लाइसीमिया, सेप्सिस, क्या है, आपकी बॉडी में लंबे समय से इन्फेक्शन बना हुआ है, स्ट्रेस आप बहुत टाइम से ले रहे हैं, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड कौन से दोस्तों, एक तो आपका डेक्सामेथासोन, एक होता है आपका अदर स्टेरॉइड, हमने नाम सुने हैं जैसे कि एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ऐसे अदर स्टेरॉइड, आप कितने भी स्टेरॉइड यूज में ले रहे हैं तो हमें उनसे बचना है। किससे, स्टेरॉइड लेने से हमें बचना है दोस्तों। स्टेरॉइड अगर हमारी बॉडी में लंबे समय से ले रहे हैं तो ये क्या करते हैं, शुगर लेवल को, ग्लूकोज लेवल को हमारी बॉडी में बढ़ा देते हैं दोस्तों। तो इसका हमें याद रखना है, स्टेरॉइड हमें मरीज को कम से कम यूज लेना है। स्किपिंग इंसुलिन और ओरल डायबिटिक मेडिसिन, अगर आपको शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और आपने इंसुलिन नहीं लिया, दवाइयाँ नहीं खाई, तो क्या होगा, आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाएगी और शुगर लेवल हाई हो जाएगा। नॉट ईटिंग अ डायबिटिक डाइट, और आपको डॉक्टर के द्वारा बताई गई डाइट आप नहीं खा रहे हैं, उल्टा सीधा लपेटे जा रहे हैं, मीठा मीठा सूत रहे हैं, डॉक्टर ने मना किया है फिर भी आप लपेटे जा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, आपकी शरीर में इंक्रीज शुगर लेवल, आपकी बॉडी में शुगर लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा। इसकी वजह से आपको एक टर्म है वो हो जाएगी क्या, हाइपरग्लाइसीमिया। चलिए दोस्तों, ऐसे ही हम बात करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया कैसे होती है। कोई मरीज है, एक्सरसाइज कर रहा है, स्विमिंग की, उसने साइकिलिंग की, कॉलेज से एथलीट करके आया, इसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी यूज ले ली, शुगर लेवल कम हो गया, एल्कोहल यूज लंबे समय से कर रहे हैं, पीक टाइम ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का पीक टाइम है, आपने ज़्यादा डोज दे दिया, कुछ खाया पिया नहीं है, मान के चलो आप डीएम के पेशेंट हो और आपने इंसुलिन लगा लिया, पीक टाइम मतलब जहाँ पर इंसुलिन ज़्यादा कार्य कर रहा होता है उस दौरान क्या होगा, एकदम से शुगर लेवल क्या कर देगा, आपकी बॉडी में कम कर देगा। इसकी वजह से देखने को मिलेगा आपको हाइपोग्लाइसीमिया। इसलिए हम बोलते हैं एवरी 15 मिनट में हमें बार बार क्या करनी है, शुगर चेक करनी है। कब, जब शरीर में या कोई पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हुई हो तब क्या करना है, 15 मिनट में हमें शुगर चेक करते ही रहना है। अब चलिए, अब ट्रीटमेंट की हम बात कर लेते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया का ट्रीटमेंट डॉक्टर किस प्रकार से प्रिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें इंसुलिन की आवश्यकता है। टेस्ट यूरिन फॉर कीटोन, कीटोन क्योंकि हमें यहाँ पर एसिडोसिस का खतरा रहता है तो हम क्या करेंगे, कीटोन चेक करेंगे। और इंसुलिन एज नीडेड, कितना इंसुलिन हमें लगाना है, डाइट कौन सी देनी है और कौन सी नहीं देनी। तो दोस्तों, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, सबसे पहले हमें डायबिटिक डाइट याद रखना है। तो कार्बोहाइड्रेट युक्त डाइट देनी है, फाइबर रिच डाइट देनी है, हार्ट के लिए हेल्थी फूड जैसे कि फिश, गुड फूड जैसे कि शुगर फ्री फूड, शुगर वाले हमें फ्री रखने हैं, शुगर फ्री फूड देना है, जिसमें शुगर ऐड है उसे नहीं देना है। और देखो, हम बात करें क्या क्या हैं जो हमें नहीं देना है, सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स, कोलेस्ट्रॉल और सोडियम वाले ये फूड हमें नहीं देना है जब हमारे शरीर में क्या हो, शुगर लेवल बढ़ा हुआ हो। हाइपोग्लाइसीमिया की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कॉन्शियस पेशेंट है, टर्म क्या है दोस्तों, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, कॉन्शियस पेशेंट है, जागा हुआ है, तो 15 मिनट में हम उसे ओरल इंटेक ऑफ 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, जूस, सोडा मिल के देंगे। अगर उसी 15 मिनट में हम रीचेक करेंगे क्या, ब्लड शुगर लेवल, उसी 15 मिनट में हम उसे देंगे 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर उसको ज़रूरत है तो। टर्म क्या है, कॉन्शियस पेशेंट है, जिससे क्या होगा, उसका शुगर लेवल जल्दी से हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर प्रश्न दूसरा बन रहा है, पेशेंट है अनकॉन्शियस, तो उस दौरान आपको क्या करना है, तो हमें भी कुछ भी खाने पीने को नहीं देना है दोस्तों मुंह से, क्योंकि खतरा एस्पायरेशन का वहाँ पर बढ़ जाता है। सिर्फ हम उसे क्या करेंगे, आईवी एडमिनिस्टर कराएंगे, वो भी कितनी, आईवी 50% डेक्सट्रोज, D50% डेक्सट्रोज हम उसे आईवी प्रोवाइड कराएंगे, जिससे क्या हो, वो अनकॉन्शियस फेज में है तो जल्दी से उसका शुगर लेवल बढ़ जाएगा और वो नॉर्मल बैकअप कंडीशन में आ जाएगा। एवरी 15 मिनट में कॉन्शियस पेशेंट के साथ में हमें उसे जूस देना है, शुगर लेवल चेक करनी है और कार्बोहाइड्रेट देना है जब उसे ज़रूरत पड़ जाए। अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए कुछ भी खाने पीने को नहीं देना है, क्योंकि वहाँ पर एक्सपायरेट होने के खतरे हैं, क्योंकि वो तो सोया हुआ है दोस्तों। और हम उस दौरान क्या देंगे, आईवी 50% डेक्सट्रोज देंगे, जिससे क्या हो, उसके शरीर में जो शुगर लेवल कम हुआ है वो सही समय पर बढ़ जाए। चलिए दोस्तों, अगर अब हमारी डायबिटीज़ की बात हो गई, बार बार इंसुलिन शब्द यूज हो रहा है, चलिए इसको भी लपेट देते हैं। इंसुलिन क्या होता है दोस्तों, अभी हमने बताया, एक होता है इंसुलिन हमारी पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रीट होता है, बीटा सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है। अब बीटा सेल के द्वारा या तो सिक्रीट नहीं हो रहा या सिक्रीट हो रहा है तो वो काम नहीं कर रहा, बॉडी वाला इंसुलिन तो काम नहीं कर रहा। अब हमें शुगर को मैनेज करना है तो हम बाहर की तरफ से प्रीपेड इंसुलिन
मरीज को देते हैं, जो कि 4 प्रकार के मेनली होते हैं। वो कौन से? रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, एक होता है इंटरमीडिएट, एक होता है आपका लॉन्ग एक्टिंग। मार्केट में आपकी 4 प्रकार के इंसुलिन अवेलेबल हैं। कौन कौन सा इंसुलिन कब कब यूज करेंगे इसको अभी हम जान देते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं हम रैपिड इंसुलिन की। इसके जेनेरिक नेम है, ब्रांड नेम से मार्केट में मिलते हैं। एक होता है लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूकोसिन। तो दोस्तों इसका होमोलॉग, नोवोलॉग और एपिड्रा 3 प्रकार के रैपिड इंसुलिन होते हैं दोस्तों। जैसे ही हम मरीज को लगाएंगे तो इसका काम क्या होगा? ऑनसेट, मतलब ये काम कब करना चालू करेगा। काम कब करना चालू करेगा दोस्तों? मरीज आपसे पूछ रहा है रैपिड इंसुलिन कब काम करेगा। जैसे ही आपने लगाया तो 5 से 30 मिनट में आपकी जो शुगर लेवल बढ़ी हुई थी उसको क्या ले आएगा? कंट्रोल में ले आएगा। और इसका डोज कौन तैयार करेगा? वो डॉक्टर तैयार करेगा भैया, नर्स हो आप मत करना तैयार। पीक की हम बात करें तो पीक लेवल पर, मतलब इसका सबसे इफेक्टिव लेवल कब रहेगा? वो कब रहेगा? 30 से 90 मिनट में अच्छे से कार्य कर रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी डीएम वाला मरीज है उसकी शुगर चेक करते रहना, क्योंकि ये बहुत ही हाइपर सेंसिटिव होते हैं। ड्यूरेशन की हम बात करें तो एक कब तक काम करेंगे ये वाला इंसुलिन? तो 3 से 5 आवर तक हमें मरीज की शुगर लेवल को मेंटेन रखना है, तब हम उसे रैपिड इंसुलिन लगाएंगे दोस्तों। हाईएस्ट रिस्क फॉर हाइपोग्लाइसीमिया। तो दोस्तों जब हम इसको लगाते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी काम करता है, तो हाईएस्ट रिस्क रहती है हाइपोग्लाइसीमिया की। काम क्या था? शुगर को कम करना। इसने ज़्यादा ही कम कर दी, ज़्यादा ही कम हो गई तो टर्म हो गई हाइपोग्लाइसीमिया। इसलिए हमें क्या करना है? शुगर लेवल को चेक करते रहना है। अगर हाइपोग्लाइसीमिया में कंडीशन में चला जाए तो उसे भी हमें मैनेज करना है। तो हाईएस्ट रिस्क रहती है किसकी? जब रैपिड इंसुलिन की दोस्तों। अब हम बात करें नेक्स्ट शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की। दोस्तों ये दूसरे प्रकार का इंसुलिन है। इसका काम भी क्या है? शुगर लेवल को मेंटेन करना। दोस्तों अगर हम इसे देखें तो दिखने में कैसा होता है? क्लियर होता है। कैसा होता है? पानी क्लियर होता है ना, ऐसे ये भी क्लियर होता है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कैसे होते हैं? कलर में क्लियर होते हैं, बिल्कुल क्लियर, मतलब आर पार हम इन्हें देख सकते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। रेगुलर इंसुलिन अस्पताल में मोस्ट कॉमन और मोस्ट रेगुलर जो यूज किया जाता है वो कौन सा है? शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। नाम इनके देख लो, ह्यूमोलिन आर, दूसरा है नोवोलिन आर। ऑनसेट लेवल कितना होता है? 30 से 60 मिनट में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। पीक से 2 से 4 आवर में रहते हैं और 5 से 7 आवर तक शुगर मेंटेन करनी है, तो हम रेगुलर इंसुलिन मरीज को लगाएंगे। तो दोस्तों परीक्षा में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न, इंसुलिन जो हमारा रेगुलर इंसुलिन है उसे सिर्फ हम आईवी रूट से देते हैं, सबकुटेनियस रूट से या अदर रूट से हम इसको नहीं देते हैं। कौन से वाला इंसुलिन? रेगुलर इंसुलिन को सिर्फ और सिर्फ आईवी रूट से दिया जाता है दोस्तों। रेगुलर गोज राइट इनटू द वेन, जिसे हम डायरेक्ट वेन में लगाएंगे। चलिए, तो हमारे यहाँ से रेगुलर इंसुलिन का हो गया। तीसरा हम इंसुलिन की बात करें, इंटरमीडिएट इंसुलिन। इसका कार्य भी क्या है? ब्लड शुगर को कम करना। कैसा होता है? क्लाउडी, बादल देखे हैं भैया, ऐसा होता है। एनपीएच नाम से मिल जाता है। 2 प्रकार का होता है, एक होता है ह्यूमोलिन एन, एक होता है नोवोलिन एन। ऑनसेट की हम बात करें, काम करना कब से स्टार्ट करेगा? जैसे ही हम मरीज को लगाएंगे 1 से 2 आवर में इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर देगा। 4 से 12 घंटे में बढ़िया काम करेगा। और ड्यूरेशन की हम बात करें तो 18 से 24 घंटे तक अगर हमें देना है, मरीज अस्पताल में भर्ती है तो इंटरमीडिएट हम इंसुलिन उसे लगा सकते हैं, जिससे क्या हो 24 घंटे तक उसकी शुगर लेवल मेंटेन रहे। और हमें बार बार मॉनिटर हमें करना है। सबसे मेन काम क्या है? मॉनिटरिंग करना। नेवर गिव आईवी। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है एनपीएच इंसुलिन जो कि क्लाउडी कलर का होता है, किस रूट से देते हैं दोस्तों? सबकुटेनियस रूट से देते हैं। कैसे देते हैं एनपीएच को? सबकुटेनियस रूट से देते हैं। कभी भी इसे आईवी नहीं देना है। चलिए अब हम बात करें चौथे नंबर का, एक और इम्पोर्टेंट है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, जिसका नाम क्या है? ग्लार्जिन, और एक होता है डेटेमायर। हम बात करें लेंटस और लेवेमायर, दोनों नाम हैं। इसका ऑनसेट की हम बात करें, काम कब कर से स्टार्ट करेगा? 102 घंटे में जैसे ही मरीज को लगाएंगे इसका इफेक्ट चालू हो जाएगा। पीक लेवल इसका क्या होता है? लोवेस्ट रिस्क फॉर हाइपोग्लाइसीमिया। पीक लेवल इसका नहीं होता है, एकदम से काम नहीं करता, ये धीरे धीरे काम करता है। इसलिए क्या है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कौन सा ऐसा इंसुलिन है, प्रीपेड इंसुलिन, जो
कम रिस्क है हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब शरीर में शुगर लेवल को एकदम से कम करने की। तो कौन सा इंसुलिन है? लॉन्ग एक्टिंग। इसलिए डॉक्टर इसे भी मोस्ट प्रीफर करते हैं कि भैया 24 घंटे तक अस्पताल में भर्ती है तो लेंटस लगवा लो, जिससे क्या होगा 24 घंटे से ज़्यादा शुगर मेंटेन रहेगी। और दूसरा क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया में भी वो नहीं जाएगा, एकदम से शुगर लेवल उसकी नहीं होगी। परीक्षा में पूछे जाने वाला एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है दोस्तों, डू नॉट मिक्स विथ एनी अदर इंसुलिन। जो हमारा लॉन्ग एक्टिंग लेंटस और लेविमायर जो इंसुलिन है उसको हम किसी दूसरे इंसुलिन के साथ में कभी भी मिक्स नहीं करते हैं, कभी भी मिक्स नहीं करते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए क्या हम लेंटस लेविमायर को या लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन को मिक्स कर सकते हैं क्या? भैया नहीं कर सकते। इसको भी कौन से रूट से देंगे? इसको भी हम सबकुटेनियस रूट से हम इसे देंगे। चलिए, और इसे हम आईवी भी दे सकते हैं लॉन्ग एक्टिंग को। अब हम बात करें दोस्तों, एक और परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है मिक्सिंग रेगुलर इंसुलिन और एनपीएच इंसुलिन। एक हो गई आपकी रेगुलर इंसुलिन, एक हो गई आपकी एनपीएच इंसुलिन। अगर हमें इसको मिक्स करना है और मरीज को देना है तो किस प्रकार से हम इसे मिक्स करेंगे? कारण क्या है, हमें शुगर लेवल को क्या करना है, मेंटेन करना है, किस प्रकार से देंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इंजेक्शन लेंगे दोस्तों, जिसमें हम सबसे पहले क्या भरेंगे, रेगुलर इंसुलिन भरेंगे, देन फिर क्या करेंगे, हम एनपीएच भरेंगे, दोनों को मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, एक RN, आप नर्स हो तो क्या हो, रजिस्टर्ड नर्स हो, तो आपको इस फॉर्मूला से याद रखना, रजिस्टर्ड नर्स। आप क्या हो, रजिस्टर्ड नर्स हो, तो सबसे पहले रेगुलर इंसुलिन पहले इंजेक्शन में भरें, ड्रॉ करें, और उसके बाद फिर क्या करें, एनपीएच भरें। क्या करें, एनपीएच ड्रॉ करें। इसे क्लियर रेगुलर पहले लें और उसके बाद क्या करें, क्लाउडी एनपीएच पहले लें। तो RN से याद रखोगे सबसे पहले रेगुलर भरना है, फिर हमें एनपीएच भरना है। हाउ यू आर रिमेंबर तो यू आर रजिस्टर्ड नर्स। तो आपको रेगुलर इंसुलिन पहले भरना है, उसके बाद एनपीएच को हमें लेना है। इस प्रकार से वो क्या होगी, मिक्स हो जाएगी। तो क्या करना है हमें, ड्रॉ द फर्स्ट, पहले रेगुलर इंसुलिन देन क्लाउडी एनपीएच। कैसा होता है, क्लाउडी कलर का होता है, और ये कैसी होती है, क्लियर होती है, बिल्कुल पानी की जैसी होती है। एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें, सारे इंसुलिन को कैसे लगाते हैं, मस्ट बी गिवन सबकुट और आईवी। तो दोस्तों कुछ को सबकुटेनियस और कुछ को हम आईवी रूट से देते हैं, ये हमने अभी जान लिया। इंसुलिन इज डिस्ट्रॉयड बाय GI ट्रैक्ट। जो इंजेक्शन फॉर्म में होती है इंसुलिन, क्या होती है, इंजेक्शन फॉर्म में होती है, तो कभी भी हम इसे ओरल रूट से नहीं देते। कारण क्या है, क्योंकि आपकी जो GI ट्रैक है वो क्या कर देती है, इसे डिस्ट्रॉयड कर देती है। क्या कर देती है, डिस्ट्रॉयड कर देती है, खत्म कर देती है। तो इसका भैया इंसुलिन को जब हम मुंह से देंगे तो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, शुगर लेवल कम ही नहीं होगा। तो इसका फायदा क्या है, तो इसे हम कैसे देते हैं, सबकुटेनियस और आईवी रूट से देते हैं। परीक्षा में पूछे जाने वाला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, रिमूव ऑल एयर बबल्स। जब हम इसको लगा रहे हैं तो आप देख लीजिए इंजेक्शन में कोई बबल्स तो नहीं है। रोटेट साइड 1 इंच फ्रॉम प्रीवियस साइड। मान के चलिए अभी हमने यहाँ पर सबकुटेनियस लगाया, तो यहाँ से थोड़ा दूर लगाएं, सेम पोजीशन पर उसे ना लगाएं, क्योंकि वहाँ पर काला काला पड़ जाता है। दूसरी हम बात करें, कॉमन साइड कहाँ पर लगाएंगे, बैक ऑफ आर्म में लगाएंगे, थाई पर लगाएंगे, एब्डोमेन एटलीस्ट 2 इंचेज अवे। आपका जो मेन सेंटर पॉइंट होता है नाभि का, उससे आपको 2 इंच दूर लगाना है, बेली बॉटम से आपको 2 इंच दूर लगाना है। दोस्तों जब हम इंसुलिन लगा रहे हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, एक तो हाइपोग्लाइसीमिया, एकदम से शुगर लेवल का कम होना, एक होता है वेट गेन, शरीर में क्या होगा, आपका वजन बढ़ जाएगा, और एक देखने को मिलेगा आपको लाइपोट्रोपी, आपका जो फैट है उसमें क्या देखने को मिलेंगे, कट्स देखने को मिलेंगे, जैसे क्या बोलते हैं हम, लिपोट्रोपी। तो परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो आज की इस शानदार क्लास में मैंने आपको इंसुलिन के बारे में सारी चीज़ें बता दी, हाइपरग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, और एक डायबिटीज क्या होती है, और आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों एंडोक्राइन सिस्टम में ये महत्वपूर्ण टॉपिक, इससे रिलेटेड और भी वीडियो में लेके आऊँगा पार्ट 2। तो दोस्तों आप इस प्लेटफॉर्म पर बने रहना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, हमें सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे क्या है आने वाली अपकमिंग वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और महत्वपूर्ण तैयारी के लिए आप बने रहिए इस YouTube चैनल पर, इस क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर कर दीजिए। जो भी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए और मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों।